हाँ तो विद्यार्थी, जय हिंद। आज से हम आप लोगों को सोशल साइंस का क्लास 10 का बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए हर चैप्टरों का रिवाइज करवाया जाएगा कि जिससे आपका बोर्ड की परीक्षा में बेहतर सोशल साइंस में, समाज विज्ञान में अच्छा नंबर आ सके। हम बेहतर प्रयास करेंगे कि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके सोशल साइंस में यानी सामाजिक विज्ञान के विषय में। ठीक है, आज से हम आपको सोशल साइंस का क्लास 10 का पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ और प्रतिदिन आपको कक्षाएं नियमित समय पे दी जाएंगी। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस का क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट। क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट में पहला चैप्टर आपका रहेगा हिस्ट्री से। पहला चैप्टर को किसको हम पढ़ेंगे? हिस्ट्री। हिस्ट्री हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। किसका उदय? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। समझिएगा राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद एक शब्द है जिसमें यह कहा जाता है कि राष्ट्रवाद का मतलब कि आप अपने देश को आजाद करने के लिए, चाहे वह आपके देश में राजशाही शासन चले, तानाशाही शासन चले, या आपके देश में साम्यवादी शासन चले। पहली चीज समझिए कि राजशाही शासन क्या होता है। राजशाही शासन और एक आपका तानाशाही शासन। कौन सा शासन? तानाशाही शासन। ठीक। साम्यवादी शासन, साम्यवादी शासन और एक आपका सबसे जो बेहतर शासन होता है लोकतंत्र शासन। ये सब शासन है राजशाही शासन। ठीक है, ऐसे तब तीर कर दे रहे, आपको लिखने में भी समझने में भी बेहतर। राजशाही शासन क्या होता है? जहाँ पे राजा का शासन होता है। किसका शासन होगा? राजा का। जिस देश में राजा का शासन होता है उसे राजशाही शासन कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत ऐसे देश, जैसे सऊदी अरब में चले जाएंगे, आज भी राजाओं का शासन है। वहाँ का राजा सर्वे सर्वा उस पूरे देश का होता है। तो मुख्य शब्द में, एक शब्द में हम समझे राजशाही शासन किसे कहते हैं? वह शासन व्यवस्था जिसमें राजा का शासन होता है उसे कहेंगे राजशाही शासन व्यवस्था। तानाशाही, जिस देश में सैनिक का शासन हो, जिस देश में किसका शासन हो? सैनिक का। कहने को तो उस देश में राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन देश का सारा काम का जैसा उस देश का सैनिक कहेगा वहीं उस देश के हिसाब से होगा। वह शासन कैसा होता है? सैनिक शासन। दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया में देखिएगा, दक्षिण उत्तरी कोरिया में वहाँ का जो तानाशाह किम जोंग, एक वहाँ पे कैसा शासन है? तानाशाही शासन। वो एक तानाशाह, वो सैनिक था। उसके पिताजी, उसके चाचा जी का पहले शासन, पिताजी शासन कर रहे थे, और जब पिताजी मरने की कगार पे थे तो वहाँ पे चाचा ने सोचा कि शासन करेंगे। उसने अपने चाचा को कुत्तों से कटवा के वहाँ पे शासन करने लगा। कुत्तों से कटवा के उसने अपने चाचा को मरवा दिया, क्योंकि वो वहाँ के क्या बन सके? सर्वे सर्वा राष्ट्रपति बन सके। वहाँ पे बना राष्ट्रपति है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति और क्या, एक सैनिक है। वो तानाशाह के दम पे वहाँ पे शासन कर रहा है। तो मुख्य शब्द में हम कहेंगे जहाँ पे सैनिक का शासन होता है, सैनिकों का शासन होता है, वो कैसा शासन व्यवस्था होगा? तानाशाही। साम्यवादी शासन व्यवस्था, वह शासन व्यवस्था है जहाँ पे मात्र एक ही पार्टी का शासन हो। जिस देश में एक ही पार्टी की शासन होती है उसे कौन सा शासन व्यवस्था कहेंगे? साम्यवादी शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था? साम्यवादी। चाइना में देखिएगा, एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में जो शासन व्यवस्था है वो साम्यवादी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र सबको मालूम है, जहां पर जनता जनता के लिए शासन होता है, उसी को शासन व्यवस्था को कौन शासन व्यवस्था कहेंगे? लोकतंत्र शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इतनी आपको चीजें बेहतर से समझ में आएगी कि शासन व्यवस्था यानी शासन कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो शासन कितने प्रकार से कर सकते हैं? 4 प्रकार से। ठीक है, चलिए बढ़िया। पूछ रहे, देखिए तो मत, राजशाही शासन व्यवस्था किसे कहेंगे? जहां पे राजा का शासन व्यवस्था। ठीक है। लोकतंत्र किसे कहेंगे? जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन व्यवस्था क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। तानाशाही शासन व्यवस्था किसे कहेंगे? जहां पे किसका शासन व्यवस्था रहेगा? सैनिकों का शासन रहेगा। ठीक है। साम्यवादी शासन व्यवस्था किसे कहेंगे? जहां पे किसी एक ही पार्टी का शासन हो, उसे क्या कहेंगे? साम्यवादी शासन व्यवस्था। इतना चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,
चलिए, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यूरोप में राष्ट्रवाद, देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद की हम बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू किस शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी। वन लाइनर क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से पूछ सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ था, तो किस शताब्दी में बताएंगे? 19वीं शताब्दी। आप किस शताब्दी में जी रहे हैं? जल्दी बोलिए। 21वीं शताब्दी में, ठीक। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी में। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ था, और धीरे धीरे यूरोप में उदय होने का कारण क्या था? आपने 9th में पढ़े थे, फ्रांस की क्रांति। सबसे पहले यूरोप में जो देश था फ्रांस, फ्रांस के देश के लोगों ने क्या किया? इतना ज्यादा संघर्ष किया कि वहां से लुई 16वें के शासन व्यवस्था क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो जो आपके ये देखने को मिला राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद देखने को हमको किसे सीखने को मिला? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस के लोगों ने अपने यहाँ राजा के शासन व्यवस्था को उखाड़ कर फेंक दिया, वहां पे अंत में लाके लोकतंत्र शासन व्यवस्था को क्या कर दिया? शामिल कर दिया। तो यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू की शताब्दी में हुआ था, 19वीं शताब्दी में। यह किससे प्रेरित था? किस क्रांति से प्रेरित था राष्ट्रवाद? तो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था। शब्द दिया है राष्ट्रवाद। देखिए राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद क्या होता है? जब आप अपने देश प्रेम अलग चीज है। जब देश प्रेम के साथ अपने देश को क्या करेंगे? देश प्रेम के साथ अपने देश को आजाद कराएं। क्या कराएं? आजाद कराएं। आजाद कराने का तात्पर्य यह है कि उस देश में अगर तानाशाही शासन व्यवस्था, तानाशाही शासन व्यवस्था को समाप्त करके कौन सा शासन व्यवस्था लाए? लोकतंत्र शासन व्यवस्था। वहां पे राजशाही शासन व्यवस्था, तो राजशाही शासन व्यवस्था को हटा के हम कैसा शासन लाए? लोकतंत्र शासन व्यवस्था। तो अपने देश प्रेम के साथ, मिलन के साथ पूरी जनता मिल जाए कि वहां से हम क्या करेंगे? राजशाही शासन समाप्त कर देंगे, तानाशाही शासन समाप्त कर देंगे, साम्यवादी शासन समाप्त करके वहां पे कौन शासन व्यवस्था लाने का प्रयास करेंगे? लोकतंत्र शासन व्यवस्था। यही शासन जो व्यवस्था होता है, लोगों की आपसी जो भावनाएं होती है देश को आजाद करने के प्रति, यही कहलाती है राष्ट्रवाद। तो देश प्रेम की भावना ही कहलाएगी आपका क्या? राष्ट्रवाद। ठीक है, इतना चीजें आपको खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, दो चीज बस ध्यान में पूछेगा, यूरोप में कब, किस शताब्दी में राष्ट्रवाद शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी में। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? देश प्रेम की भावना ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। अगला हम हेडिंग पढ़ेंगे राष्ट्र राज्य का उदय। इसमें अगला हेडिंग है राष्ट्र राज्य का उदय। देखिए राष्ट्र राज्य का उदय का हेडिंग क्या का? राष्ट्र, अपने देश से राष्ट्र राज्य, राष्ट्र का मतलब होता है देश, देश प्रेम की भावना है। तो राष्ट्र राज्य के उदय के दिन जो हम बताएं कि मुख्य रूप से किससे हमको सीखने को मिला? फ्रांस से। फ्रांस में दो तीन चीजें, एक समान शासन व्यवस्था, फ्रांस से सीखने को मिला एक समान शासन व्यवस्था होनी चाहिए, और उसके बाद एक आपकी है केंद्रीकृत शासन प्रणाली, केंद्रीकृत शासन प्रणाली। ये दो चीजें हैं इसमें। राष्ट्र राज्य का देने का उदय से आप क्या समझते हैं? तो आप देखिए, हम आपको उतने बेहतर से अब यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत आपका बोर्ड का परीक्षा बहुत ज्यादा समय नहीं, 1.5 महीने, 1 महीने, 2 महीने का लगभग आपके पास समय है। हम आपको बस यहाँ पे समझाए, आप बेहतर से हमारी बातों को समझे। समझने के बाद बस एक बार समझे रहे किसे क्या कहते हैं, एक बार दो बार हमारे साथ पढ़कर बोलिए। आप कहते कि बोलने से चीजें ज्यादा याद होती है, बार बार कहते हैं। एक सर्वे के अनुसार एक यूनिवर्सिटी में सर्वे हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप सुनेंगे अमेरिका की, इसमें सर्वे हुआ था। उसमें पाया गया कि जो विद्यार्थी बोल कर पढ़ते हैं उनकी याद करने की क्षमता, जो विद्यार्थी बिना बोले ही पढ़ते हैं, मन में घूमिया जहाज की तरह, घूमिया जहाज की तरह पढ़ेंगे, उनको याद करने की क्षमता, बोल कर जो बच्चे पढ़ेंगे उनकी याद करने की क्षमता में बहुत अंतर है। बोल के पढ़ने से आपका जो तत्व, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ आप जानते हैं, बोलने से हमारी इंद्रियां एकदम एक साथ काम करने लगती है, जिससे याद करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि हमारे साथ भी आप बोलिए, बोलने से चीज़ें क्या होंगी? ज़्यादा रिवाइज होंगी। हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो आप भी हम जहाँ भी हैं बैठे हैं आराम से, उसको जब हम पूछ रहे हैं प्रश्नों को तो आप वहीं पे जवाब दीजिए, नहीं कि ऐसा ज़्यादा मोबाइल फट के हमारे यहाँ चला है। जवाब दीजिए, आपकी चीज़ें याद होगी, हमें पूरा भरोसा है आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो। ठीक है, मेहनत लगा के पढ़िए, परीक्षा बहुत नज़दीक है, और जीवन में अगर आपको सफल होना है तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा एक ऐसी कुंजी है आपको बदल सकती है। और कोई चीज़ करेंगे तो सक्सेस हर एक क्षेत्र में हो सकते हैं।
लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है कि आप 10 साल मेहनत करेंगे, 20 साल मेहनत करेंगे, तो आपके आने वाली पीढ़ियों को सुधार देगी, 2-2 पीढ़ी सुधर जाएगी, माँ बाप की गरीबी, आने वाली आपका परिवार कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। इसलिए बच्चे खूब मन लगा के पढ़िए, दोनों लोग, बाबू और बहनी लोग, ठीक है। यहाँ पे आइएगा। राष्ट्र राज्य का उदय हमने बताया कि राष्ट्र राज्य में 2 ही चीज पूछेगा, राष्ट्र राज्य क्या होता है। इसमें एक था फ्रांस, फ्रांस से हमको क्या मिला था, राष्ट्र शब्द मिला था। राष्ट्रवाद शब्द का मतलब क्या था कि उस किसी भी देश को आजाद करने के लिए देश प्रेम की भावना है क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद, ठीक है। इसमें एक समान शासन व्यवस्था दर्शाया गया था कि सभी लोगों को, चाहे वो प्रथम स्टेट हो, द्वितीय स्टेट हो, तृतीय स्टेट, सभी लोगों को धीरे धीरे, अंत में होगा, शुरुआत में तो था इनसे टैक्स नहीं लिया जाता, तुमसे टैक्स लिया जाता था, लेकिन अंत में सबकी शासन व्यवस्था क्या कर दिया गया, समान। केंद्र की शासन प्रणाली, केंद्र की शासन प्रणाली में हमने आपको बताया बताया कि केंद्र की शासन प्रणाली वो शासन प्रणाली थी जिसे मुख्य रूप से बताइए कि केंद्र का ही वर्चस्व होना चाहिए। केंद्र का मतलब जैसे शासन प्रणाली है 3 प्रकार की, तो हमने बताया आपको यहाँ पे शासन की व्यवस्था है, जैसे एक केंद्र सरकार होता है, एक राज्य सरकार होता है, एक क्या होता है, स्थानीय सरकार। तो यहाँ पे दर्शाया केंद्र की शासन प्रणाली के देशों में केंद्र की शासन प्रणाली होनी चाहिए, मतलब केंद्र का पावर ज्यादा होना चाहिए। सही भी चीज है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार किसे कहते हैं, स्थानीय सरकार कहा जाए तो जो जिले होते हैं। स्थानीय सरकार का सर्वे सर्वा की हम बात करें, केंद्र सरकार का मालिक की बात करें तो कौन होता है, पीएम होता है। राज्य सरकार का मालिक कौन होता है, सीएम हो जाएगा, और स्थानीय सरकार का मालिक कौन हो जाएगा, डीएम हो जाएगा। लिखने पे आप मत जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। लिखने पे मत जाइए, कैसे लिखे समझने की कोशिश कीजिएगा। केंद्र की शासन प्रणाली में बताया गया कि 3 प्रकार के शासन व्यवस्थाएं होती, जिसमें सबसे ज्यादा पावर किसको देंगे, केंद्र सरकार को, ठीक है। जरूरी भी है क्योंकि केंद्र सरकार मेन होता है। प्रधानमंत्री देखिए, राज्य सरकार में हर मुख्यमंत्री का अपना अलग है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग, बिहार के मुख्यमंत्री। लेकिन क्या आप कभी कह सकते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री अलग है। देश की जब बात आती है प्रधानमंत्री की, तो चाहे वो राज्य सरकार का निवासी हो, चाहे बिहार का निवासी हो, गुजरात का निवासी हो, यूपी का निवासी, तो सबके लिए प्रधानमंत्री एक ही होगा। इसलिए बताया गया केंद्र की शासन प्रणाली में, केंद्र की शासन प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें केंद्र सरकार का पावर क्या होता है, ज्यादा होता है। पावर सबका है लेकिन सबका अलग अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर किसका रहेगा, केंद्र का। केंद्र की शासन प्रणाली किससे संबंधित थी, फ्रांस की क्रांति से संबंधित। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। 2 हेडिंग हमने आपको बताया। राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्य का उदय में हमने बताया, इसमें 2-3 हेडिंग राष्ट्र दे देगा। राष्ट्र राज्य उदय से आप क्या समझते हैं, तो राष्ट्र राज्य उदय में बताया गया कि एक समान शासन व्यवस्था, ठीक है। वह व्यवस्था जिसमें सभी लोगों को एक समान शासन दिया जाएगा, सबको हर प्रकार का नियम समान होगा, वह व्यवस्था कहलाएगी एक समान शासन व्यवस्था। केंद्र की शासन प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें 3 प्रकार का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार का सर्वे सर्वा होगा पीएम, राज्य सरकार का होगा सीएम, और आपका स्थानीय सरकार का होगा डीएम। इसमें सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है, ठीक है। अगला अब हम हेडिंग देखेंगे, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय कम है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा से समझने का प्रयास करेंगे। अगली हेडिंग है आपका नेपोलियन संहिता। बेहतर परीक्षा के लिए पूछने वाला प्रश्न, नेपोलियन संहिता सबसे ज्यादा परीक्षा बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। हर बार कहीं ना कहीं प्रश्नों को अटैच ही कर देता है नेपोलियन कोड। देखिए नेपोलियन कोड जो मुख्य रूप से हम देखेंगे जो परीक्षा में आ सके। नेपोलियन संहिता किसे कहेंगे, नेपोलियन संहिता इसे बोलेंगे अंग्रेजी में नेपोलियन कोड। कोड संहिता का मतलब होता है नियम, संहिता का मतलब नियम, ठीक है। नेपोलियन संहिता क्या था, तो नेपोलियन कोड एक नियम था। नेपोलियन संहिता क्या था, एक नियम था। ये नियम कब आया था, 1804 में। कब आया था, 1804 में। किसने लाया था, नेपोलियन। नाम ही दिया नेपोलियन संहिता, तो इस नियम को लागू किसने किया, नेपोलियन। इसने लोकतंत्र को भंग कर दिया। किसको भंग कर दिया था, लोकतंत्र को भंग कर दिया। किसने, नेपोलियन ने, ठीक है। इस नियम में मुख्य रूप से 4 बातें कही गई थी, सबसे इंपॉर्टेंट 4 बातें बताई। विशेषाधिकार की समाप्ति, विशेषाधिकार की समाप्ति, समाप्ति, क्रॉस का मतलब समाप्त। सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था की समाप्ति। तीसरी चीजें थी इसमें, एक था भू राजस्व, भू राजस्व, एक था भू
राजस्व, बाबू हिंदी पे मत जाइएगा, भू राजस्व। और एक था आपका जागीरदारी शुल्क, जागीरदारी शुल्क। इन चारों चीज को हम समझेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। विशेषाधिकार, वह अधिकार जो क्या मिलता है, जन्म से, जो जन्म से अधिकार मिलता है उसे हम क्या कहेंगे, विशेषाधिकार। नेपोलियन ने कहा कि जो पहले से नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति से संबंधित जन्म इनका कब हुआ था, सारा चीज हमने आपको 15 अगस्त 1769 को फ्रांस की क्रांति में सारा चीजें बताया गया है, और आप फ्रांस की क्रांति को 9th के वीडियो में देख लेंगे, सारा चीजें आपको मिल जाएगा, ठीक है। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार वो अधिकार जो जन्म से मिल जाता है, अब उस अधिकार को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये किसमें कहा गया था, नेपोलियन कोड में, ठीक है। विशेषाधिकार किसे कहते हैं, वो अधिकार जो जन्म से प्राप्त था, नेपोलियन ने कहा कि अब यह अधिकार क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा, सामंती व्यवस्था। सामंती का मतलब कह दे तो जमींदारी व्यवस्था। उसने कहा कि अब जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी कि बस जमींदारों के पास ही जमीन रहेगी, अब हम क्या करेंगे, जमींदारों के पास जमीन नहीं रहेगी, सबको एक समान जमीन दिया जाएगा। यह कैसी व्यवस्था कहलाई, जमींदारी व्यवस्था। इसी को कह सकते हैं सामंती व्यवस्था। यानी सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। भू राजस्व किसे कहेंगे, भू राजस्व वो, इसमें वो भूमि, देखिए भूमि, भू राजस्व एक प्रकार की क्या है, भूमि है। जब आप किसी दूसरे की जमीन लेकर, दूसरे की जमीन लेकर आप उस पर क्या देंगे, टैक्स देंगे। और टैक्स किसको देंगे, राजा को। जमीन लेकर, जमीनिया पर टैक्स नहीं देगा, जमीन ले अरे कुछ बोईबा तब ना टैक्स दबा, जमीन खेत नहीं 2 मंडा, कुछ बोईबा कहले तो टैक्स का दे पोपड़, कुछ नहीं देंगे। यानी जब राजस्व, भू राजस्व क्या, भू राजस्व एक प्रकार की भूमि है, इसमें दूसरे की जमीन लेकर हम क्या करते हैं, राजा को टैक्स देते हैं, उसे क्या कहेंगे, भू राजस्व। क्या कहेंगे, भू राजस्व। जागीरदारी शुल्क, जागीरदारी शुल्क क्या होता है, खुद की जमीन पे, पर्सनल जमीन, खुद की जमीन पे क्या करना, राजा को क्या देना, राजा को क्या देना, टैक्स देना। यही कहलाएगा आपका जागीरदारी शुल्क। कौन सा शुल्क, जागीरदारी शुल्क। कौन सा शुल्क, जागीरदारी शुल्क, ठीक है। हाँ तो विद्यार्थी आज के लिए इतना ही, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा दे, आज हमने आपको क्या पढ़ा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा कर पूछेंगे, देख कर तो सब बता देंगे। बोलेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस शताब्दी में हुआ था, 19वीं शताब्दी में, ठीक है। राष्ट्र राज्य का उदय, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, देश प्रेम की भावना है, क्या कहलाएगी, राष्ट्र। राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले किस देश से हमको सीखने को मिला था, फ्रांस की क्रांति से। केंद्रीय शासन प्रणाली का संबंध किस देश से है, फ्रांस की क्रांति से। चलिए ठीक है। नेपोलियन कोड कब आया था, 1804। नेपोलियन कोड में कितनी बातों का जिक्र था, 4। पहली बात, कोई जरूरी नहीं क्रम से बताए, वहीं से बताओ, बस आगे की चाहिए, सबसे बड़ी चीज एक क्रम से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कहीं से बताइए, बस आपको आना चाहिए, बेहतर आप रिजल्ट बना सके बोर्ड में, हमारा उद्देश्य बस यही, और कुछ नहीं, ठीक है। पहला बार कौन सा शुल्क था, विशेषाधिकार की समाप्ति। दूसरा, सामंती व्यवस्था का क्या कर दिया गया, अंत। तीसरा, जागीरदारी शुल्क। चौथा, भू राजस्व, ठीक है। ये चीजें बता चुके। भू राजस्व किसे कहते हैं, बोलिएगा, दूसरे की जमीन लेकर टैक्स देना है, क्या कहलाएगा, भू राजस्व। जागीरदारी शुल्क, खुद की जमीन पर टैक्स देना है, क्या कहलाएगा, जागीरदारी शुल्क, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट नंबर 1 था, ठीक है। और प्रतिदिन हम आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।